हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्य शुक्ला हिस्ट्री में पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये चौथा एपिसोड है। पहले 3 एपिसोड में हमने मोहम्मद बिन गज़नवी, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम और आखिरी में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इन तीनों आक्रांताओं के बारे में हमने आपको पढ़ा चुका है। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं चौथा एपिसोड, जिसमें गुलाम वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी शुरुआत डिस्कस करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे बलबन तक, और बलबन के बारे में हम दूसरे एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि बलबन के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए हम उसे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम उसे डिटेल से पढ़ सकें। तो गुलाम वंश के पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? आप जानते हैं, ऐबक ने। ठीक है ना, ममलूक वंश भी कह सकते हैं, जो ऐबक ने शुरू किया। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले का क्या सिनेरियो था? मोहम्मद गौरी जब पानीपत द्वितीय में आया तो ऐबक उसके साथ था, और ऐबक ने उसके बाद से हर युद्ध में लगभग मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जो भारत के उसके विजित इलाके थे, जहाँ पे उसने युद्ध लड़ा, जहाँ तक जीता, उन सब युद्ध में जो है ऐबक उसके साथ था। तो इसी युद्ध के बाद, जो पानीपत द्वितीय के युद्ध के बाद ही जो भी इलाका इसने जीता था, उसका सूबेदार ऐबक को बना दिया। ऐबक गुलाम था। गुलाम इतनी ऊंची पोस्ट पे कैसे आया, इसके बारे में हम आपको बता दें। तुर्क में जो गुलाम बेचे जाते थे, उनको जब बच्चे होते थे तो उनको ख़रीदा जाता था और उनको ट्रेंड किया जाता था। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी की, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी प्रशासन की, प्रशासन चलाने की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, एजुकेशन दे दी जाती थी, और उनको स्किल्ड बना के बेचा जाता और स्किल्ड लेबर की तरह उन्हें मार्केट में बेचा जाता था, जिससे उन्हें प्राइस ज़्यादा मिलता था। इसलिए वो बच्चों को ट्रेंड करके बेचते थे। ठीक है, इसीलिए ऐबक कार्यकुशल था, और कुशलता की वजह से ही देखते हुए उसे सूबेदार बनाया गया, और वो बहुत बहादुर भी था। ठीक है, तो अब गुलाम वंश की स्थापना हो तो गौरी के गुलाम की बात कर लेते हैं। तो गौरी के जो मुख्य गुलाम जो थे, मुख्य गुलाम ऐबक, जो कि राजा बना। बख्तियार खिलजी, जो बंगाल के सूबेदार था, बंगाल के इलाका उसने जीता था। नसरुद्दीन कुबाचा और याल्दूज। अब नसरुद्दीन कुबाचा, देखिए, अब मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो उसका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो बेटा नहीं था तो उसका एक भतीजा था, लेकिन बाद में उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बहुत बड़े इलाके का सूबेदार था, तो ऐबक को ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया एज अ सुल्तान। लेकिन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की नाम की शपथ नहीं ली। वो जस्ट सिपा सलाहकार ही बन के रहा। ठीक है ना, उसने अपने नाम का ना ही कभी कोई खुतबा पढ़वाया और ना ही कभी अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी कौन था? अब बख्तियार खिलजी के बारे में बताने से पहले इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, क्योंकि बहुत बार आपको किताबों में नहीं मिलेगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन इसके बारे में है जो आपको एग्जाम में दिन आता है, कभी कभी प्रश्न आए हुए हैं। नसरुद्दीन कुबाचा और याल्दूज के बारे में बता दूँ। नसरुद्दीन कुबाचा जो था, उच्च का सरदार था। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गौरी की मृत्यु के बाद ही। ये मानने लगा कि, ये कह रहा था कि मतलब इन तीनों में यही तीनों जो है मृत्यु के बाद बचे थे। बख्तियार खिलजी की मृत्यु जो है गौरी से पहले ही हो गई थी। तो इन तीनों में एक कंपटीशन था कि कौन सरदार बनेगा, कौन राजा बनेगा। ठीक है, पूरे साम्राज्य का। तो नसरुद्दीन कुबाचा उस उच्च का सूबेदार था, और इसने अपना दावा शुरू कर दिया। और याल्दूज जो था, इसने आपको तुरंत गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। स्वतंत्र शासक गजनी का याल्दूज ने। याल्दूज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, 3-4 बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बस यही पूछा कि वो किस एरिया में शासन करता था। तो गजनी का उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसकी बेटी से शादी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और आगे हम बताते हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में जानिए। इसके जो चाचा थे वो भी पानीपत द्वितीय के युद्ध में थे। वो जो आए युद्ध जीतने के बाद, उनको भी बनारस के पूरब तरफ एक छोटा सा इलाका दे दिया गया, जहाँ के वो सरदार थे, जिसे संभालने के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो इसके जो खिलजी था, इसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और अगल बगल में बिहार पे अटैक करना शुरू किया। बिहार जो था बंगाल के अंडर में आता था, और बंगाल के शासन लक्ष्मण सेन था। इसने बिहार पे आक्रमण किया, तो छोटे मोटे आक्रमण किए और ये जीतता गया। तो बंगाल के जो राजा था, उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो इसकी हिम्मत बढ़ती गई और इसने लगभग पूरे बिहार को जीत लिया। इसने बिहार में 1202 और 1203 के बीच में आक्रमण बहुत बार किया। इसमें उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया पूरी तरीके से, और जितने बौद्ध मठ थे उन सबको तबाह कर दिया, और बहुत लूटपाट की। कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था
उसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, जो भी उसकी किताबें थीं, ठीक है ना, उन सबको जला दिया। और वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे। आप नालंदा के बारे में समझिए, आप कुतुब जो बख्तियार खिलजी था जिसे बर्बाद किया, उसमें कभी कभी चंद्रगुप्त, अपने समय पे चंद्रगुप्त वहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे तबाह किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा लेकिन बख्तियार खिलजी यहाँ लिखा हुआ, आप समझिए। ठीक है, इसने पूरा का पूरा बिहार जीत लिया तो इसकी हिम्मत बढ़ गई। इसने सोचा कि हम बंगाल भी जीत लेंगे, और बंगाल में शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। इसने बंगाल की में जाने के लिए एक अच्छी खासी सेना बनाई और सेना के साथ पहुंचा। तो ये इतना आगे निकल गया क्योंकि सेना पीछे रह गई। इसमें लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसकी साजिश थी, कुछ लोग कहते हैं ये जल्दीबाजी में था। ये 18 लोगों के साथ जो है, 18 घुड़सवारों के साथ नदिया में पहुँच गया, जो जहाँ पे लक्ष्मण सेन शासन करता था, जो उसकी राजधानी थी। और सेना इसके पीछे छूट गई। लोगों ने इसे समझा कि ये कोई व्यापारी है, और ये अंदर तक पहुंच गया और महल के पास जाके अचानक आक्रमण किया। उस आक्रमण से इतने लोग भयभीत हो गए कि भगदड़ मच गई, और उस आक्रमण की वजह से लक्ष्मण सेन डर गया, और डर के वो पीछे के दरवाजे से वो भाग गया। ठीक है, वो वहाँ से भाग के वो सोनार गया, वहाँ से अपना राज्य चला रहा था। तो जब इसके बाद इसके पीछे से इसकी सेना आई और नदिया को इसने बुरी तरह लूटा। नदिया के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नदिया वही है जहाँ के प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हैं, हमारे जो युद्ध की सीरीज पढ़ाई है 3 एपिसोड में, उसको में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको नदिया को हर जीतने के बाद इसको लगा कि हम जीत तो गए और यहाँ पे हमने कब्जा कर लिया, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ शासन करेंगे, यहाँ विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से वापस आकर इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, लखनौती को राजधानी बनाई। आप सोचिए कि वहाँ से ये वापस आया, लखनौती को राजधानी बनाती, इसकी हिम्मत और बढ़ गई होगी। और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि ये आसाम की तरफ भी अटैक करने गया। और आसाम में जब अटैक करने गया तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की जो सेना थी, वो पीछे हटने लगी। तो इसकी हिम्मत और बढ़ती गई, आगे बढ़ता गया, सेना पीछे हटते गई। इसको ये नहीं पता था कि ये सेना की एक चाल है। और जब ये आगे बढ़ा, उसके बाद पता चला कि एक तरफ नदी थी, एक तरफ से इस पर अटैक किया गया, जिसमें बुरी तरह हारा। यहाँ के लोग भागना शुरू कर दिए, इसके लोग भागना शुरू कर दिए और अपनी जान बचाकर भागे। ये खुद भी अपनी जान बचाकर भागा आसाम से, और आसाम से जान बचाकर भागा। उसके बाद ये बीमार पड़ गया, जिसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या 1206 ईस्वी की जगह 1205, ये स्पष्ट नहीं है, 1205 या 1206 के आसपास इसकी हत्या की गई। बस ये समझिए कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले इसकी मृत्यु हुई, तो 1205 में ही इसकी हत्या की गई। वहाँ से वो वापस आया, शायद 1206 रहा हो, उसी टाइम इसकी हत्या की गई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई। ऐबक के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये उसका गुलाम था और भारत में लगभग विजित क्षेत्रों का सूबेदार था। ठीक है, ऐबक जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसने शपथ ली, कभी ये सुल्तान बना नहीं। हमने इसको बताया कि ना कभी खुतबा पढ़वाया, ना कभी अपने नाम के सिक्के चलवाए। लेकिन इसके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद विद्रोह शुरू हो गया, जिसे इसने सफलतापूर्वक दबा तो दिया, लेकिन इसकी आकस्मिक मृत्यु भी हो गई। इसने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? पहली बात तो जब इसने दिल्ली में आया तो दिल्ली में कहा जाता है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, कुबुतुल इस्लाम। कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका, इंस्टाग्राम पे मास्टर साहब जो ज्ञान देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ था नहीं, धार्मिक लड़ाई तो कोई थी ही नहीं उस टाइम पे, लेकिन उसका आप देख सकते हैं क्या असर है। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे कुबुतुल इस्लाम जो मस्जिद बनाई गई। ठीक है, और अजमेर जब आप जाएंगे, अजमेर शरीफ के बगल में ही है ये, और वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था, जो विशलदेव चौहान वंश के राजा थे विशलदेव, और इनका बनाया हुआ एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको इसने तोड़कर वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन वहाँ पे कुतुब मीनार भी दिल्ली में बना रहा था, जिसे पूरा नहीं कर सका, इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब ये जो मीनार बना रहा था, किसके लिए बना रहा था? इसके एक गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, उनकी याद में, उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में ये कुतुब मीनार बना रहा था। ठीक है, इल्तुतमिश को इसने जो है अनिलवाड़ा के बाद इसने खरीदा। इल्तुतमिश की एक कहानी छोटी सी बता दें। इल्तुतमिश जो था, मैंने आपको बताया तुर्क में गुलाम कैसे बेचे जाते थे, तो इल्तुतमिश सुंदर भी था और ट्रेंड भी था और क्वालिफाइड भी था, उसको कहा जाता वेल एजुकेटेड था उस टाइम पे। तो मोहम्मद गौरी उसको ख़रीदना चाहा। तो जब मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को ख़रीदना चाहा, तो महंगी कीमत ना मिलने पर जिसका वो गुलाम था, उसने उसे बेचने से मना कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर मोहम्मद गौरी ने उसे गजनी में बेचने पे ही बैन लगा दिया।
अब आप सोचिए गजनी में बेचने में बैन लगा दिया तो कुतुबुद्दीन के लिए मुश्किल हो गई, तो इसके लिए कुतुबुद्दीन ने उसको दिल्ली ले आए और दिल्ली में उसे ख़रीदा। ठीक है, और दिल्ली में उसे ख़रीदा, और वो किसका ग़ुलाम था? मोहम्मद गौरी का न होके कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, चाहता कौन था? मोहम्मद गौरी। अब ऐसा भी नहीं था कि वो फिर ऐबक से वो ख़रीद लेता। फिर क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ खोखर के ख़िलाफ़, जिसमें 1205 में, जिसमें ऐबक ने उसकी एंड टाइम पे मदद की, उसमें ये भी साथ में था, इल्तुतमिश भी। और इल्तुतमिश ने उसकी मदद की और युद्ध में कोई युद्ध कौशल को देखते हुए मोहम्मद गौरी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने ऐबक से रिक्वेस्ट की कि इसे जो है दास्ता से इसे मुक्त कर दो। चूँकि ऐबक खुद ही उसका गुलाम था तो उसका कहा टाल नहीं सकता था, तो उसने इसे दासता से मुक्त कर दिया, जबकि वो खुद गुलाम बना रहा। आप सोचिए, एक गुलाम बना रहा है लेकिन अपने गुलाम को दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुई। और चौगान खेलते, चौगान क्या है? पोलो। पोलो जस्ट लाइक एक हॉकी होती है जो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है, और उनके बाद स्टिक होती है जिससे वो बॉल को गोल पोस्ट में डालना होता है। ठीक है, तो ये घोड़े से गिर गया जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा, कुछ इतिहासकार इसको इसका बेटा नहीं मानते, लेकिन इसका बेटा राजा बना आराम शाह। ठीक है, तुर्क सरदारों ने इसको राजा बना दिया। 8 महीने तक इसका शासन चला, लेकिन फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की इल्तुतमिश से, जो कि बदायूं का सूबेदार था, उसको रिक्वेस्ट की गई, और वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, जब इसे दास्ता से मुक्त किया, अपनी बेटी से इसकी शादी भी कराई थी। तो इससे लोगों ने रिक्वेस्ट की तो ये दिल्ली आया, और दिल्ली में एक युद्ध हुआ दिल्ली के बाहर आराम शाह से, जिसकी वजह से आराम शाह को मार दिया गया। उसके बाद ये जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। लाहौर से दिल्ली लेके आए, और दिल्ली सल्तनत की मेन शुरुआत जो है इल्तुतमिश से ही मानी जाती है। अब जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आए, इल्तुतमिश ने ही उसे अपनी राजधानी बनाया, और दिल्ली सल्तनत की मेन शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था, लेकिन गुलाम वंश की शुरुआत करने वाला ऐबक था। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंडर में ही आता है, तो दिल्ली सल्तनत को उसी टाइम से पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि उस समय ऐबक के अंदर में ही दिल्ली थी। ठीक है, दिल्ली का वो पहला सुल्तान बना। और सुल्तान कैसे बना? आप सोचिए, ये सुल्तान बना, सुल्तान कौन नहीं था? ऐबक। ऐबक के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, ऐबक जो 1208 में ये दास था ना, तो दास्ता से इसको 1208 में मुक्त किया। किसने किया? तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के भाई का जो बेटा था, उसने इसे 1208 में दासता से मुक्त कर दिया। मतलब ये मरते मरते गुलाम नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की शपथ ली। तो इसने परमिशन जो ऐबक की फैमिली से न लेकर सीधे खलीफा से लिया। ठीक है, खलीफा ने इसे परमिटेड किया और इसे सुल्तान की उपाधि ली। ठीक है, और इसके बारे में दास्ता से मुक्त हो ही गया था। और इसने जो अमीरों की एक टुकड़ी को एक संगठन बनाया, जिसे अपना एक एडवाइज़र बना दी, एक टीम बना दी जो हमें एडवाइज़ करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इसे राजा बनने में मदद भी की थी। ठीक है, तो ये 40 सदस्य हुआ करते थे, चहलगामी कहा जाता था। ये 40 मेंबर जो थे ये डिसाइड करते थे कि क्या करना है। ये मेन एडवाइज़र थे, या फिर कहें कि इसके ऊपर भी ये लोग थे, जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री बोर्ड टाइप का ये थे। ये डिसीजन लेते थे जिसे वो भी मानता था, इनकार नहीं कर सकता था। इसने खुद ही बनाया था इसको। ठीक है, जिसे बाद में बलबन ने बर्बरता से ख़त्म कर दिया, वो भी हम बताएंगे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो अधूरा काम था, जो कि ऐबक मर गया, ऐबक की मौत आकस्मिक थी, तो कुतुब मीनार का काम पूरा नहीं हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करा। ठीक है, इल्तुतमिश के समय ख्वारिज़्म वंश के बारे में जब आप मोहम्मद गौरी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक, ताकि आपको अगली वीडियो आपको देखने को मिले, और हम इतिहास को आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, कहानी की तरह, जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपको कहानियाँ याद नहीं अगर रहेंगे तो इतिहास में आप डेटा भूल जाएंगे। कितना भी डेटा याद रखेंगे, और डेटा बदलता रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदल जाएंगे, आपको दूसरा डेटा याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टोरी पता है तो डेटा भी आपको फैक्ट्स दिमाग में याद रहेंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जो है ख्वारिज़्म वंश के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 वंश थे, गौर वंश और ख्वारिज़्म वंश। ख्वारिज़्म वंश और गौर वंश में दुश्मनी चलती आ रही थी, तो गयासुद्दीन एक तरफ से टिका हुआ था। बाद में गयासुद्दीन के मरने के बाद मोहम्मद गौरी गया, मोहम्मद गौरी ने लड़ाई की, ख्वारिज़्मों से हार गया। ठीक है, लेकिन ख्वारिज़्मों को उस समय जो है मंगोल, जिसका नाम था मंगोल का राजा चंगेज़ खान,
चंगेज़ खान के बारे में कहा जाता है कि उसने 5 करोड़ लोगों को मारा। जब दुनिया का इतिहास पढ़ाएंगे तो हम आपको चंगेज़ खान के बारे में बताएंगे। चंगेज़ खान जितना बर्बर इंसान कोई नहीं हुआ। ठीक, चंगेज़ खान के बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन में लगभग उस टाइम की पॉपुलेशन में 1 या 2%, कुछ लोग 5% भी कहते हैं, जिनको पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। इतने लोगों को उसने मार दिया। ख्वारिज़ वंश को इतनी बुरी तरह परास्त किया, जो कि उस टाइम उस इलाके में सबसे बड़ा वंश वही रहता था, ख्वारिज़ वंश का ही राज रहता था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसको बुरी तरह ख़त्म किया। तो उसी वंश का एक मेंबर जो है ख्वारिज़मी तो भाग गया, तो उसका बेटा मगरबनी जो है भारत में शरण लेने के लिए आया। ठीक है, ख्वारिज़मी की मृत्यु के बाद इसने भारत में शरण लेना चाहा। तो भारत में शरण लेने के लिए आया तो इल्तुतमिश चाहता था इसे मदद शरण देता था। इसने पहले अटैक किया, लाहौर तक आया और वहाँ के इलाके में फिर इसको जब घेर लिया इल्तुतमिश ने, तो इसने इल्तुतमिश से मदद मांगी। इल्तुतमिश को मालूम था कि अगर हमने इसकी मदद की, ये इल्तुतमिश का बहुत बड़ा फैसला था कि अगर हमने इसकी मदद की तो मदद के बदले क्या होगा, ये यहाँ रहेगा और इसको खोजते चंगेज़ खान आएगा, और चंगेज़ खान आएगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, कौन उसे, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से इल्तुतमिश ने इसे पैसे दे दिए, बोले कि पैसा ले लो, चले जाओ, हम मदद नहीं कर सकते। इसको वहाँ से भगा दिया और वापस भेज दिया। ठीक है, जिसकी वजह से मंगोलों की नज़र जो है हिंदुस्तान पे नहीं पड़ी और चंगेज़ खान भारत की तरफ नहीं बढ़ा। ठीक है, और इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने गुलाम खरीदा था जिसका नाम था बलबन, और बलबन के बारे में हम आपको बताएंगे। बलबन का कद इतना छोटा था कि इल्तुतमिश ने जब वो गुलाम खरीदने गया तो वहाँ देखा, इसको देखा, तो इससे बोला कि मुझे खरीद लीजिए। इसने बोला तुम्हें क्या खरीदें, तुम किस काम आओगे? तो उसने बोला कि हमसे आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो उसकी हाइट बहुत कम थी बलबन की, तो इसको लगता था कि बलबन तो सेना में भी नहीं लड़ सकता, ये मेरे किस काम आएगा। तो बलबन ने बहुत रिक्वेस्ट की, जिसके बाद इल्तुतमिश ने उसे ख़रीदा। और बलबन ने इतिहास को कैसे बदला, छलगामियों को कैसे दबाया, इसके बारे में हम आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो बलबन को किसने ख़रीदा था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की अपनी बेटी जो थी, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के बारे में आप जानते हो कि मूवी भी एक बहुत पहले आई थी जिसमें हीरो थे शायद धर्मेंद्र हीरो थे, और रज़िया सुल्तान शायद बनी थी हेमा मालिनी। रज़िया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी, पहली महिला एक तरह से कहते हैं कि राजा थी जो इंडिया में राज की थी। तो उनको जब ये इल्तुतमिश की मौत होने वाली थी, या इल्तुतमिश जब बीमार पड़ गया, या इल्तुतमिश के बारे में कहा जाए, इल्तुतमिश जब सोचता था तो अपने लोगों से कहता था कि यही योग्य बनेगी, यही योग्य है, यही शासक बनेगी, मेरे बेटों में कोई योग्यता नहीं है कि वो शासक बने। तो इसने अपने रहते हुए ही अपनी बेटी को जो है शासन दे दिया था। एक बार ये ग्वालियर के युद्ध में दे जा रहा था, तो दिल्ली के संभालने के लिए रज़िया सुल्तान को दे कर गया। ठीक है, लेकिन जो लोग थे वो इस चीज़ का विरोध करते थे। जो मैंने बताया चहलगामी थे, 40 लोग वो थे, बाकी लोग भी थे जो तुर्क थे, सरदार थे, वो इसका विरोध करते थे कि लड़कियों महिलाओं को इतना आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये इसका विरोध करता था। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी का नाम भी छपवाया था, सिक्कों पे कहा जाता है। तो जब ये ग्वालियर गया था तो ग्वालियर इसको दे के चला गया था, लेकिन यहाँ लोगों को ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं थी। ठीक है, इसने कंट्रोल तो दिल्ली पे किया हुआ था, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद लोगों ने इसके बेटे को राजा बना दिया। किसको? रुकनुद्दीन कहा जाता है, कुछ लोग फिरोज शाह कहते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह पूरा नाम है इसका। इसको बनाएगा। आप समझिए रज़िया काबिल थी, लेकिन उसको नहीं बनाया गया क्योंकि वो महिला थी। ठीक, उसके दिमाग में ये बात थी कि उत्तराधिकारी तो वो है, क्योंकि उसको उत्तराधिकारी बता दिया था इल्तुतमिश ने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जाते जाते उसने फिरोज शाह को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है यही राजा बन जाए। इसको राजा बनाया गया फिरोज शाह को। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो फिरोज शाह राजा बना। राजा बनने के बाद जो है ये निरंकुश था, ये विलासता में बिजी था। इसकी माँ चाहती थी कि ये राजा बना रहे, और इसके पीछे माँ इसके शासन चला रही थी, जिससे तुर्क भी परेशान हो गए। तुर्क जो चहलगामी लोग थे वो भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद इसने बहुत सारे विद्रोह होने शुरू किए। ये विद्रोह दबाने दिल्ली से बाहर गया। तभी कहा जाता है, एक कहानी है जिसे तथ्यात्मक नहीं माना जा सकता, लेकिन रज़िया बाहर आई और रज़िया ने लाल कपड़े पहने। लाल कपड़े उस टाइम वो पहनता था
जिसे न्याय की गुहार लगानी होती थी, वो लाल कपड़ों में आई और जनता के सामने उसने गुहार लगाई कि मेरे पिता ने मुझे योग्य माना था और मुझे अपना उत्तराधिकारी माना था, ठीक है। और लोगों ने फिरोज शाह को शासन दे दिया और मैं वास्तविक जो है वास्तविक योग्य हूँ और गद्दी बैठने के काबिल मैं ही हूँ और वास्तविक उत्तराधिकारी भी मैं हूँ, जिसकी वजह ने लोगों को सपोर्ट मिल गया इसको, और लोगों की सपोर्ट की वजह से ये दिल्ली में गद्दी पर बैठ गई। तो जब फिरोज शाह वापस आए, फिरोज शाह के टाइम पे एक और दिक्कत थी कि इसका जो सेनापति था वो सेनापति इसके विरोध में था। उसने एक अलग गुट बना रखा था कि इसको हराने के लिए। ये सेना लेके जब विद्रोह दबाने गया फिरोज शाह, तो उस विद्रोह के बारे में कहानी है कि जो विद्रोह ये दबाने गया था तो इसकी सेना आधी सेना गायब हो गई। तो इसको लगा जब आधी सेना है ही नहीं तो हम आधी सेना से क्या करेंगे, तो ये वापस आ रहा था, ठीक है। तो वापस आते टाइम ही रजिया ने उसे हरा के, और उसको कहा जाता है उसको मार दिया। रजिया ने नहीं मारा, उसकी सेना ने उसको मार दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठ गई, ठीक है। अब ये जब गद्दी पर बैठ गई तो जो सेनापति ने विद्रोह किया था वो रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसने फिरोज शाह का हटाने के बारे में सोचा था, लेकिन वो ये नहीं सोचता था कि हम उसको हटाने के बाद रजिया जो है गद्दी पर बैठ जाएगी। तो उसने रजिया को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से रजिया ने उसे बंदी बना लिया और उसे गिरफ्तार करवा लिया और उसको पद से हटा दिया, ठीक है। कहा जाता है वो भाग गया, लेकिन उसे पद से हटाकर दूसरे को बना दिया गया, ठीक है, सेनापति। इल्तुतमिश की ये बेटी थी, बहुत योग्य थी, बहुत ही काबिल थी और बहुत तेज़ तर्रार थी। इसने पहली बात तो पुरुषों के कपड़े धारण किए, जिसकी वजह से आगे फिर ये मीटिंग्स लेने लगी, आगे सभा में बैठ जाती थी, जिसका लोग विरोध करते थे, लेकिन इसने किसी के विरोध को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। इसका शासन बहुत ज़्यादा नहीं चला, कहा जाता है 3 साल 6 महीने इसका शासन था, लेकिन ये बहुत बहादुर थी, ठीक है। और इसके पिता इसके ऊपर बहुत भरोसा करते थे और इसने अपना राज्य अच्छा चलाया भी। कहा जाता है कि इसके समय पे नदिया से लेके लाहौर तक का शासन इसके अंडर में था, सिंध तक का शासन इसके अंडर में था, ठीक है ना। इसने अपना उसके बाद जो है इसके पीछे लोगों ने साजिश करना शुरू किया। ये चहलगामी यही लोग थे, तुर्क सरदार थे जो इससे परेशान थे। इसके खिलाफ ही इन्होंने जो है शुरू की साजिश शुरू की और भटिंडा में जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करने पर जो अल्तुनिया था, जिसको भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया था, जिसको सूबेदार बनाया ही रजिया ने था, उसको जो है इन लोगों ने चढ़ा दिया कि गिरफ्तार कर दो, और उसने धोखे से जो है रजिया को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन फिर उसे जब पता चला कि गिरफ्तार करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया। उसके बाद फिर ये 1-2 युद्ध लड़े, फिर ये वापस आ रहे थे और वापस आते टाइम इनकी हत्या कर दी गई। एक पेड़ के नीचे ये सोए हुए थे जब डाकुओं ने इन्हें घेर कर मार दिया। तो कहा जाता है कि डाकुओं ने जब वही घेर के इन्हें मार दिया, बाद में आपने गाना भी सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। तो गुंडों ने उसे घेर कर मार दिया, ठीक है, डकैतों ने। और इसके मरने के बाद क्या, इसकी जब ये गिरफ्तार हुई थी, अल्तुनिया ने इसे गिरफ्तार किया, भटिंडा में इसको गिरफ्तार किया गया था, तभी जो है ये तुर्कों ने सारे मिलके, जो चहलगामी थे 40 लोग थे, इन्होंने मिलके जो है बहराम शाह जो है इसका तीसरा बेटा, उसको जो है राजा बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे बेटे को राजा बना दिया था तो दूसरे बेटे का क्या हुआ। दूसरे बेटे को फिरोज शाह जब शासन कर रहा था, तो इसने अपने भाई को इसने नहीं मारा, बल्कि इसकी माँ ने इसके भाई को मरवा दिया, ताकि कोई इसकी आगे रुकावट ना बन सके, ठीक है। तो अब बहराम शाह जो है शासन में आया, लेकिन ये दिल्ली पहुंच नहीं पाई, इसकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद फिर ये इसको मार देता, जब ये राजा रही नहीं, इसके पास सेना थी नहीं, तो इसकी मृत्यु हो गई। बहराम शाह जो था शासक बना, तो इसलिए कह सकते हैं रजिया को पद संयुक्त कर दिया था, पद से हटा दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सुल्तान रहते हुए मरी, क्योंकि सुल्तान बना दिया गया था बहराम शाह को। ये इसका तीसरा बेटा था। इसका भी ज़्यादा शासन चला नहीं, 2 साल तक चला। इसके बारे में कहा जाता था इसका शासन इसके कंट्रोल में था नहीं, और ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे इस पर, कि इसको चाहते थे कि हम अपनी तरह से मैनिपुलेट करें, लेकिन ये अलग तरीके की सोच रखता था, जिसके बाद इसको भी हत्या कर दी गई। और 2 साल बाद उसके बाद अलाउद्दीन मसूद था। उसके बाद 2 लोग हुए, ये इल्तुतमिश के बेटे का बेटा था और नसरुद्दीन महमूद भी इसके बेटे का ही बेटा था। इन सब का भी शासन नहीं चला। मसूद शाह के समय ही जो बलबन जो है
ताकत में आ गया था और बलबन ने धीरे धीरे अब सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा था। इसके बाद इसके जाने के बाद जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद बना। इसका शासनकाल बहुत लंबा चला, लेकिन इसके शासनकाल को पूरा बलबन ने ही चलाया। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था पूरा बलबन के कंट्रोल में रहा। बलबन ने सब कुछ कंट्रोल किया। एक समय ऐसा आया कि लोग इसके विरोध किए तो इसने बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो बेटी की शादी कर दी तो लोगों ने कहा बहुत पक्ष ले रहे हो, और बलबन को सारी ताकत दे दी गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नसीरुद्दीन ने बलबन को पद से हटा दिया। लेकिन बलबन ने फिर एक युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद जो है नसीरुद्दीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर से उसे मंत्री का पद दे दिया वापस। ठीक है, अब मंत्री का पद बलबन को वापस मिल गया और बलबन इस पर नज़र गड़ाए हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद का कोई वारिस नहीं था, जिसकी वजह से बलबन सुल्तान बना। अब बलबन कैसा सुल्तान बना, बलबन के बारे में हम बताएंगे। बलबन का कद बहुत छोटा था, लेकिन बुद्धि से वो बहुत तीव्र था। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, आराम शाह के बारे में। आराम शाह का शासन तो बहुत छोटा था, 8 महीने का। तो मेन रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन लोगों के बारे में पढ़ा। और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके गुलाम थे, और इसका ये जो गुलाम था इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैक में ले जाके बता दूँ। याल्दूज जो था इसने गजनी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐबक के टाइम पे इसने कई बार अटैक किया। ठीक है ना, एक बार अटैक इसने किया इस पर ख्वारिज्म इसके बगल में थे, मैंने बताया ख्वारिज्मों ने इस पर अटैक किया, तो ये वहाँ से भागने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से गजनी को बचाने के लिए ऐबक गया और गजनी को बचा लिया। ये पंजाब की तरफ भागा, पंजाब से हारा, फिर जाके फिर ऐबक वहाँ से छोड़ा तो इसने गजनी पर फिर से कब्जा कर लिया। तो ऐबक को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन यह कह सकते हैं कि गजनी जो है फिर से इसने बचा लिया था। ठीक है, और नसीरुद्दीन कुबाचा, इन लोगों ने आपस में रिलेशंस बनाए, अपनी बेटियों की शादी की एक दूसरे से। ठीक है, और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हम सबको कवर करेंगे। बलबन के बाद हम पढ़ जाएंगे, बलबन के जो बारे में पढ़ेंगे। बलबन का एपिसोड काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए इसमें हमने मिक्स नहीं किया, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत